ओके, ठीक है। तो देखो, आज थर्ड क्लास है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक। और वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह भी पढ़ चुके हैं हम, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग वार के बारे में पढ़े थे, लेट के बारे में पढ़े थे। एक बच गया था कॉन्स्ट, जिसको अभी हम देखेंगे। ओके। और डेटा टाइप भी पढ़ चुके थे जितने भी थे, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग, ओके, बूलियन, और एक बिग इंट नहीं देखे जो कि देखने वाले हैं। ओके। और भी बहुत सारे थे, जैसे अनडिफाइंड, ठीक है। ये सब हम देख चुके थे पिछले क्लास में। तो इसको देखेंगे कॉन्स्ट पिछले क्लास से, और इसे देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक पिक किए हुए हैं जिसको आज देखने वाले हैं। ये टॉपिक्स आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली, कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, नंबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके। उस टाइम सिर्फ नंबर्स के बारे में इंट्रो दिए थे, आज डिटेल में जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस वगैरह देखेंगे, कुछ फंक्शंस हम लोग मैथ से देखेंगे। ओके। ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, सारा ऑपरेटर्स देख लेंगे, ठीक है। और टाइम बचा तो देखते हैं और कुछ होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से इतना में समय खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा का टारगेट लेकर चल रहे हैं, देखते हैं क्या। तो सबसे पहले तो कमेंट्स, और जैसा कि सारा लैंग्वेज में हम लोग ट्राई कर ही चुके हैं कमेंट्स लिखने के लिए। सब लैंग्वेज में कमेंट्स होता है, और कमेंट्स बेसिकली क्या करता है कि हम लोगों के पास जो कोड होता है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई कोड है, जैसे कि एक फंक्शन है। अभी हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़े नहीं है, ओके। लेकिन फिलहाल के लिए एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है, और इसका काम है ऐड करना, ओके। और मान लो ये फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है, जो कि यहाँ नहीं लिखे, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 नंबर, नहीं तो छोड़। ये फंक्शन सिंपल सा रिटर्न कर रहा 2+5, ओके। 2+5 ये फंक्शन रिटर्न कर रहा। अब ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। कि मान लो मेरा प्रोग्राम बहुत लार्ज है, ओके। तो अब ये प्रोग्राम हम किसी दूसरे यूजर्स को देंगे, मान लो टीम में काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा कोड कोई दूसरा टीम मेंबर तुम्हारा समझ पाए, उसके लिए तुम क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कुछ लिख देते हो, ओके। कि तुम्हारा फंक्शन आखिर कर क्या रहा है। या फिर तुम खुद ही बाद में फ्यूचर में रिव्यू करोगे, तो तुमको याद तो रहेगा नहीं कि सारा का सारा कोड तुम क्या लिखे थे, क्यों लिखे थे, ये फंक्शन क्यों बनाए हो। तो अपने लिए भी एक क्विक मेमो लिख सकते हो, ओके, कमेंट्स के जरिए। तो जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स होते हैं बाकी लैंग्वेजेस की तरह। तो और इसमें भी एकदम सी स्टाइल में कमेंट्स होता है। जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, डबल स्लैश को। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स देते हैं, यहाँ सिंगल लाइन्स कमेंट्स देते हैं। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो ऐसे करते हैं, VS कोड खोलते हैं। इफ इनकेस अगर तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिखे तो इन्फॉर्म कर देना, ओके। और साउंड में भी कोई इशू आए तो इन्फॉर्म करना, क्योंकि हम अपना खुद का ऑडियो सुन नहीं पा रहे हैं। ओके। तो ऐसे करते हैं, अपने पिछले वाले फाइल में जाते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में, ओपन रिसेंट जेएस। और यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आई थिंक इसमें कुछ नहीं है क्या, वेट, होना तो चाहिए इसमें। देखते हैं, एक सेकंड, देखते हैं कॉपी वाले में। इसमें भी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे करते हैं, जो गिटहब से है उसी से बना लेते हैं। थोड़ा सा वेट करो। और क्या करते हैं, देखो, हम लोग गिट पढ़ चुके हैं, ओके।
गिट पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे एक बार और तुमको करके दिखा देते हैं। तुम इस चीज़ को गौर करना अगर तुम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, क्योंकि सारा का सारा कोड देखो तुम्हारा गिटहब पे है, सारा का सारा कोड हम यहाँ पे डाल रहे हैं। सीएसएस का भी अपलोड नहीं किया है, उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था, गिट इंटीग्रेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट का अपलोड कर रहे हैं, प्रीवियस डे 2 का हो गया। तो हम क्या ऐसा करते हैं, इसी को क्लोन कर लेते हैं और क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्टली काम करेंगे। ओके, तो वो रिपोजिटरी का, इफ इन केस ये सब नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस 1 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और गिट पे हम लोग पहले भी लेक्चर 2 क्लास ले चुके हैं, जो तुम्हारा ये सब बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो तुम वो देख सकते हो। ओके, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो हम जाते हैं कहीं अपना फोल्डर में और यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करके इसी के अंदर क्लोन कर लेते हैं। अगर तुम यहाँ जाके कोई भी कमांड लिखते हो तो काम कर जाएगा। फिलहाल हम यहाँ जाके CMD लिखते हैं, CMD खुल जाएगा उसी फोल्डर में। अब यहीं पे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो लिंक, थोड़ा सा धीरज रखो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उस रिपोजिटरी का सारा कोड यहाँ पे ला रहे हैं और बाद में उसी में हम ऐड कर दिया करेंगे। ओके, तो CD, अब इसको, अब चलो VS कोड खुल गया। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना। तो देखो यहाँ मेरा जावास्क्रिप्ट है और इसी में सारा का सारा कोड रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का। डे 2 2 दिन हो चुका है, तो डे 3 के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, डे 3, और इसी में लिखते हैं। ओके, और फाइल क्रिएट करते हैं इसमें। क्या पढ़ने वाले हैं अभी, सबसे पहले comments.js। तो देखो कमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मान लो मेरे पास कुछ कोड है, ओके, और उसके बारे में कमेंट्स कैसे करना है। सबसे पहले तो कमेंट्स करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट्स। ओके, ये सिंगल लाइन कमेंट है तुम्हारे पास। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स, जैसे कि अब मान लो तुम कुछ लिख रहे हो, a=5 और b=6 या 2 देते हैं, और तुमको क्या करना है, console.log करना है a+b। ओके, तो तुम यूजर के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, या फिर यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि ये लाइन तुम्हारा कर क्या रहा है। तो कमेंट्स इसके लिए ही होते हैं कि तुम लिख सकते हो कि तुम कोई फंक्शंस यूज कर रहे हो तो क्यों यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग a+b, ओके, यहाँ पे, एंड आउटपुटिंग इट टू टर्मिनल, या तुम सिंपली इतना लिख के छोड़ देते हैं। तो ये मेरा कमेंट्स है, और इसको जब तुम रन करवा के देखते हो तो तुमको बताएं कि हम लोग नोड के जरिए यहाँ पे अपना CMD में रन करवा सकते हैं। उसके लिए नोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए तुम्हारे पास, और ये सब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो नोड हम comments.js, और देखो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम उस फोल्डर में नहीं है। तो सबसे पहले तुम ऑब्वियसली हर एक लैंग्वेज में यही होता है, जिस कोड को रन करवाना चाहो तुम वहां पे चले जाओ, क्योंकि comments.js इस फोल्डर में तो है नहीं, लर्न टू कोड। तो हमको वेब डेवलपमेंट फोल्डर में जाना है, CD लिखना चाहिए था, और हमको जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाना है। अब इसी में भी एक मेरा date3 करके फोल्डर है, उसमें जाके हम लिखे हैं कोड अपना। तो अब रन करवाने के लिए नोड के जरिए देखो यहाँ पे comment.js है, इसी को रन करवाना है आपको। ओके, तो नोड comments.js लिख दो। देखो आया मेरा 7। तुम देखोगे कि कमेंट जो तुम लिखे हो, कमेंट क्या होगा, तुमको कोड आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं लाने वाला है। क्या कोड आउटपुट में जो मेरा आउटपुट आया वो दिखा एडिंग a+b? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये तुम्हारे टीममेट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, अगर टीम वर्क कर रहे हो तो उनके लिए है। तो कमेंट्स क्या है, तुम इंफॉर्मेशन रख सकते हो। बाकी तुम मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है,
और इसी को क्लोज करना होगा तुमको। अगर नहीं क्लोज किए थे तो देखो इसके नीचे सारा का सारा क्या है, ये सब कमेंट्स की तरह ट्रीट कर रहा है इसको, लेकिन हमको क्लोज करना होगा कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स कहाँ तक जाने वाला है। और इसके अंदर लिखेंगे हम इस console डॉट लॉग के बारे में लिखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कि आखिर ये console डॉट लॉग करता क्या है। हम ये तो बता दिया कि यहाँ पे a प्लस बी को हम ऐड कर रहे हैं, ओके, लेकिन console डॉट लॉग के बारे में लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम दे सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, ओके। यहाँ पे लिखते हैं console डॉट लॉग, और जो कि console डॉट लॉग is used to output something to terminal, ओके। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख दिए। तुम इसी को मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते थे, ओके, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 लाइन हम लिख चुके हैं, और भी कुछ लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो, मान लो ना यही लिख दिए, सॉरी, या ठीक है। ये सारा तुम्हारा क्या हो, कमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। और अभी भी हम रन करवा के देखते हैं, देखो, ठीक है, अभी भी मेरा आउटपुट वही है। ये बात का ध्यान देना है, ऑब्वियसली कोड के बीच में कमेंट मत करने लग जाना, ओके। अब मान लो तुम्हारा मन कर गया कि यहाँ पे हम कमेंट करने लगेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स डाल सकते हैं इसके बीच में? हम कभी ट्राई नहीं किए हैं ये सारा, पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं करके। क्या ये वर्क करेगा? हमको नहीं लगता है वर्क करना चाहिए, चलो देखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत ट्राई करना, अगर वर्क भी कर जाता है तो पता नहीं, कर गया, ठीक है, कर गया, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ट्राई मत करना, ये लीगल नहीं है शायद, क्योंकि हम ऐसा कहीं देखे नहीं है, ठीक है। पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तो ये काम कर रहा है, ओके, इस केस में काम कर रहा है। स्लैश का यूज कर रहे थे तो नहीं हुआ था, क्योंकि हम वो नहीं कर पाए थे, बाउंड्री डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि यहाँ से स्टार्ट होगा कमेंट्स मेरा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो console डॉट लॉग में तो हो रहा है। आई डोंट थिंक कि ये सारा में काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, कर रहा है तो। लेकिन कमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली अब हम लोग मेन कोड्स के बाहर ही लिखते हैं, तो ठीक है, काम कर रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कमेंट्स, ओके। और क्या क्या बताए थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो एक कॉन्स्ट के बारे में बोल रहे थे ना, पिछले क्लास में हम लोग कॉन्स्ट को छोड़ दिए थे, तो चलो कॉन्स्ट भी देख लेते हैं। कॉन्स्ट बेसिकली करता क्या है, इसके लिए भी एक फाइल कर लेते हैं, कॉन्स्ट डॉट जेएस। कॉन्स्ट बेसिकली करता क्या है, नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा, ये कांस्टेंट को देखो शॉर्ट में लिखे हुए है, ओके, कॉन्स्ट। तो जितने भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इफ इन केस अगर तुमको पता है कि वो वेरिएबल कांस्टेंट होने वाला है, और कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि तुम उसको चेंज नहीं करने वाले हो। 1 मिनट, अगर तुम अपने वेरिएबल को चेंज नहीं करने वाले हो फ्यूचर में, तो तुम क्या करो, उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दो, ओके। तुम उसको बता दो कि ये कांस्टेंट होने वाला है, इससे तुमको काफ़ी बेनिफिट होगा। और इफ़ इन केस मतलब तुम चाहते हो अपने कोड में कोई ऐसा वेरिएबल जिसको कोई यूजर चेंज ना कर पाए, तो तुम उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करो। इससे क्या होगा कि यूजर क्या होगा, उसको चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ए है और एज इक्वल्स टू 5 लिखे है, ठीक है, और यहाँ भी सेमीकोलन दे देते हैं, ओके, और बी इज इक्वल्स टू 6 देते हैं, और यहाँ पे फिर से हम वही कोड लिखते हैं, console डॉट लॉग। समझने के लिए एक सिंपल सा कोड लिख रहे हैं ताकि टाइम हम लोगों के पास बचा रहे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम इस फाइल को इस बार कॉन्स्ट को हम रन करवा के देखने वाले हैं, कॉन्स्ट जेएस, देखो 11 आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, एज इक्वल्स टू 7 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा console डॉट लॉग जो होगा, इसमें चेंजेस आने वाले हैं। ये वाला लाइन 5 पे जो हम लोग ए प्लस बी लिखे हैं, इसमें चेंजेस आने वाले हैं। और क्या वो देखते हैं, 13 आ गया। एक तो तुम्हारा क्या हुआ, 5 आया, एक 13 आया, ओके, है ना।
लेकिन हम अगर इसको कॉन्स्ट बनाना चाहें तो अगर तुम इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हो, क्या ये काम करेगा? देखो, एरर आ गया। और यहां पे क्या बोल रहा है एरर? एरर जो कि तुमको, क्या हम सही फाइल रन करवाए थे? कौन जेएस? देखो, असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल। एरर क्या कर रहा है तुमको? असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल तुम्हारा क्या है? कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट को क्या कर सकते, तुम असाइन नहीं कर सकते हो दोबारा, मतलब इसके वैल्यू को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम वही करने का कोशिश किए थे, इसमें कोई दूसरा वैल्यू असाइन करने का कोशिश किए थे, तो हमको वो एरर दे दिया, है ना, जिसके कारण मेरा कोड काम नहीं किया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा कांस्टेंट। और अब कोई भी यूजर, मान लो तुम यूजर के द्वारा इनपुट लेते हो और ए में असाइन करने का कोशिश करते हो, तो वो एरर देगा, यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में तुमको कॉन्स्ट बना लेना चाहिए वेरिएबल को, ठीक है, सेफली रखने के लिए। और तुम्हारे पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी हैं जिसको तुम कॉन्स्ट डिफाइन करो तो अच्छा है। जैसे कि एक तुम्हारा पाई हो गया, तुम जानते हो कि पाई क्या होता है, जैसे कि इसका वैल्यू होता है 3.1415 समथिंग होता है। ठीक है, तो तुम नहीं चाहोगे कि कोई पाई का वैल्यू तुम्हारा चेंज कर दे। ओके, तो तुम्हारा प्रोग्राम ऑब्वियसली गलत रिजल्ट देने वाला है अगर तुम पाई का वैल्यू को मॉडिफाई करते हो तो। और तुम जानते हो कि पाई कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। तुम कहीं देखे होगे कि जनरली जो भी कांस्टेंट वेरिएबल होता है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे ए को हम स्मॉल लिखे हैं ना, तुम देखते होगे कि जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल होता है कोई बड़ा बड़ा कोड में, वो लोग क्या करते हैं ना कि कैपिटल से इनिशियलाइज मतलब सारा वेरिएबल का नाम देते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है ना कि गुड प्रैक्टिस हो चुका है, एक रूल बन चुका है कोडर्स का। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को कैपिटल से मतलब सारा उसका नाम रखते हैं, सारा नाम। तो तुम स्मॉल में भी पाई लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो ये अच्छी बात है। यूजर जो अदर कोडर होगा वो देख के समझ जाएगा कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम पाई को यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। ओके, या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। वो मैथ्स के बारे में बताएंगे ना, तो तुमको बताएंगे कि पाई को लाने का एक और तरीका है। तो इसको जो कि एरर देने वाला है उसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको हटा के console डॉट लॉग पाई करके देखते हैं। ठीक है, और भी तुम्हारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो कांस्टेंट होते हैं, तुम ये यूज करो। देखो पाई आ चुके वैल्यूज। तो कॉन्स्ट क्या करता है, इसमें बहुत सारा थोड़ा सा तुमको आगे जाके दिक्कत फेस होने वाला है कांस्टेंट के बारे में। जब अरेज वगैरह पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि अरे कांस्टेंट क्या कहता है ना कि कांस्टेंट बोला जाता है कि ये क्या है, ये तुमको कांस्टेंट, इस वैल्यू को डायरेक्ट वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं करता है, इसके रेफरेंस को कांस्टेंट करता है। ओके, इसके वैल्यू को कांस्टेंट डिफाइन नहीं करता है। और ये अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, जब अरे हम लोग पढ़ेंगे ना अभी, क्योंकि यहाँ पे करके दिखाएंगे और हम लोग अरे के बारे में पढ़ नहीं चुके हैं और वो इश्यू हम तुमको दिखाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। तो उस टाइम हम लोग इसको डील करेंगे अरे को कांस्टेंट बना के। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्स्ट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी वेरिएबल को तुम आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो, वो क्या होगा, तुम्हारा कांस्टेंट बन जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चलो, तुम्हारा कॉन्स्ट भी हो गया। ओके, और ये बात का एक और इसमें एक बग है, तुमको बताते हैं बग, वो दिखाते हैं कि जैसे होता है ना कि हम एक वेरिएबल बना लिया वार कीवर्ड के द्वारा। ठीक, और वार कीवर्ड के द्वारा एक सी नाम का हम वेरिएबल बना लिया, और हम बाद में सी को असाइन कर दिया सी इज इक्वल्स टू 7 या सी इज इक्वल्स टू 12। ओके, ये वर्किंग है, और बाद में तुम कंसोल डॉट लॉग सी करते हो, ये वर्क करेगा तुम्हारा। ओके, देखो जरा, देखो जरा, देखो ये तुम्हारा 12 प्रिंट हुआ। लेकिन जिस तरह से तुम यहाँ पे सी को पहले क्या किए हो, डिफाइन किए हो, उसके बाद असाइन किए हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा अगर तुम इसको कॉन्स्ट बनाना चाहते हो तो। अगर तुम ऐसा करते हो तो देखते हैं क्या ये काम करेगा। नहीं किया। देखो क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर। और ये क्या कह रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन।
इट मीन्स कि तुम्हारा जो कॉन्स्ट है ना, जितना भी कॉन्स्ट वेरिएबल है, तुमको उसी वक्त उसको इनिशियलाइज करना होगा जिस वक्त तुम उसको डिक्लेयर कर रहे हो। ओके, तो डिक्लेरेशन के वक्त ही इनिशियलाइजेशन तुमको करना कंपलसरी है कॉन्स्ट वेरिएबल के केस में। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ऑब्वियसली तुमको एरर फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहीं पे लिखना होगा 12 या 13 या जो जो भी वैल्यू तुम देना चाहते हो। ठीक है, अब वो वर्क करेगा, अब तुम्हारा C12 प्रिंट करेगा। चेक करते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है कि तुम वैसा नहीं कर सकते हो, और चूंकि ये कोड हम तुम लोगों को बाद में देने वाले हैं, तो कॉन्स्ट d बना के d इज इक्वल्स टू 6, इसको हम क्या करते हैं, अभी चूंकि हम लोग कमेंट्स पढ़ चुके हैं तो ऐसे लिख देते हैं और लिख देते हैं दिस विल नॉट वर्क। ओके, तो यहां तक किसी को दिक्कत? इफ इन केस कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तुम जस्ट ए टाइम पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, और स्क्रीन ना दिखे तो बताना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इश्यू हो सकता है। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हम एक बार देख लेते हैं। ओह शिट, यस, रिकॉर्डिंग वर्क कर रहा। ठीक है, तो तुम्हारा कॉस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और बाकी के इशू के बारे में हम लोग बाद में फेस करेंगे। और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यू हैव टू इनिशियलाइज while declaring the cost variable। ओके, तो इस बात का तुमको ध्यान देना होगा कि यू हैव टू इनिशियलाइज while declaring the cost variable, उसी टाइम तुमको इनिशियलाइज भी करना होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, अब ऑपरेटर्स क्या है तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। चलो थोड़ा सा लिखते हैं। चलो, ऑपरेटर्स है क्या? नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है। जैसे ऑपरेशन तुम लोग जानते हो, तो बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं और उसके बारे में डील करेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल ले लो, ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस एक तुम्हारा ऑपरेटर है। ये जो ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं, जो कि तुम्हारा एडिशन ऑपरेशन है, और इसके लिए हम लोग जो इस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये जो जिस सिंबल का यूज कर रहे हैं, इसी को ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं, प्लस ऑपरेटर जो है। ओके, और ये क्या काम करेगा, ये ऐड करेगा ए और बी में जो भी वैल्यू होगा उसको ऐड करेगा ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑपरेटर है। और ये दोनों क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर तो जिस वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो ये दीज टू आर ऑपरेंड्स। ओके, ये दोनों क्या होगा, ऑपरेंड्स है। तो ऑपरेटर वही होता है जो दो ऑपरेंड्स को दो ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। ओके, और बहुत तरह के तुम लोगों के पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं, और वो क्या क्या हैं देखते हैं। बेसिकली देखो, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, और हम लोग बेसिकली अभी आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और पढ़ने वाला है तुम्हारा एक क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तुम्हारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन हम आजकल मतलब आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे तुम्हारे पास नाम हम लिख देते हैं एटलीस्ट। बिटवाइज ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, पर हम लोग आज के क्लास में उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर ये सब बाद में पढ़ेंगे। और तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर, ये जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने लगेंगे, इफ कंडीशन वगैरह, तो उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे और उसी वक्त इसको भी पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये दोनों आज हम लोग इस तीनों को डील करेंगे। ठीक है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, जितना भी एरिथमेटिक ऑपरेशन करने वाला है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ये सारा एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंडर आता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये क्या हो गया, अच्छा चलो यहाँ से कलर चेंज करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सिंबल्स आते हैं, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, जो कि सारे लैंग्वेजेस में है। ठीक है, तुमको बाकी लैंग्वेजेस में ये भी मिलेंगे। एक मॉडुलस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जो क्या करता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इसमें एक तुमको नया मिलेगा, डबल स्टब। जावास्क्रिप्ट में ये एक न्यू ऑपरेटर है जो तुमको पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जो इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं शायद। ओके, बेसिकली ये पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम एक्स डबल स्टार 2 करते हैं, तो ये एक्स पे पावर 2 करते हैं, तो ये एक्स पे पावर 2 कर देगा। एक्स में जो भी वैल्यू होगा उसका 2 पावर कर देगा। ओके, मीन्स एक्स इंटू एक्स के लिए ये यूज होगा। तो ये तुम्हारा है। और भी बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है। ठीक है, तो ये सब क्या आएगा तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में। कंपैरिजन ऑपरेटर में तुमको कंपैरिजन वाला आएगा, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो सब हम लोग देखेंगे। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से कोड के पास जाते हैं और यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं। ओके, तो न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट JS, नॉट C। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। हालांकि फाइल नेम में भी वो चीज़ लिखी दी है, तो तुमको पता तो चल ही गया होगा। ठीक है, तो ऐसे तुम कमेंट्स का यूज करके ऊपर अपना प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा इन्फो भी दे सकते हो, प्रोग्राम नेम, या प्रोग्राम करता क्या है, या फिर तुम ऑथर नेम दे सकते हो। बहुत लोग ऑथर नेम भी लिखते हो कि उस प्रोग्राम का ऑथर क्या है। कमेंट्स का बहुत सारा यूज है और हम लोग समय के साथ साथ उसको डिस्कस भी करते रहेंगे, जैसे जैसे हमको याद आते जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हालांकि ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब टॉपिक आया है तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं उस चीज़ को। तो सिंपल सा डायरेक्ट हम कंसोल डॉट लॉग करके तुमको दिखाते जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि 5+6, यहाँ पे देखो हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ओके, इसी को अगर माइनस यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस सिंबल, माइनस ऑपरेटर, और तुम देखो अब मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, अब डिवीजन यूज कर रहे हैं। अगर डिवीजन का बात आ ही गया तो यहाँ पे देखो एक नहीं बताएं, देखो एक तुम्हारे पास, सॉरी, ये भी मिलेगा तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट में, आई थिंक इसमें है। तो जो कि जैसे कि यहाँ पे देखो तुमको 15 लिखते हैं। ठीक है, वो इंटीजर डिवीजन के लिए यूज होता है, जो कि तुम देखोगे अभी क्या है, उस सिंबल का भी यूज करते हैं। सॉरी, ओ ओ ओ, आई थिंक इसमें नहीं है क्या। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। एक मॉडुलस के बारे में देखते हैं। ठीक है, मे भी इसमें ना हो। मॉडुलस हो गया तुम्हारे पास, और क्या हो गया, क्या कह सकते हैं, और वो डबल स्टार वाला बताए थे, दिमाग से निकल जाता है, इतना सारा चीज है ना। ठीक है, डबल स्टार हो गया, बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो सब अभी बताते हैं। चलो इन सब का आउटपुट चेक करते हैं। 50 to the power 6 बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो एक छोटा सा करते हैं, इसको 2 लिखते हैं। ठीक है, देखो जरा, कॉन्स्ट को रन नहीं करवाना है हम लोगों को, नोड, और फाइल नेम मेरा क्या है, एरिथ। एरिथ लिख के हम टैब मारते हैं, ऑटो कंप्लीशन हो जाएगा। जरा देखो, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, जो कि -1 रिटर्न आया, और यहाँ पे क्या किया,
मल्टीप्लिकेशन, ये सब तुम अच्छे से समझ रहे होगे। जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या कर रहा है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, और जो तुम्हारा आउटपुट आने वाला है उसको कर रहा है। चूंकि जावास्क्रिप्ट में इंटीजर फ्लोट कुछ नहीं होता है, सब कुछ नंबर्स होता है, तो ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड करके उसको तुमको जो रिजल्ट आने वाला है वो दे रहा है। ओके, और ये तुम्हारा मॉडुलस है जो तुमको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो अगर 6 को डिवाइड करोगे 15 के साथ तो तुम्हारा रिमाइंडर 3 आने वाला है, क्योंकि 12 के साथ फुली डिविजिबल है, 12 6 से फुली डिविजिबल है, 3 रिमाइंडर होगा। और 2 टू द पावर 6 जो कि तुम्हारा 64 आया, तुम करके चेक कर सकते हो। ओके, तो इसी चीज को हम लोग मैथ का यूज करके भी लिखते हैं, ठीक है, math.pow पावर का यूज करके लिखते हैं, लेकिन इसके पास एक डबल स्टार करके एक्सपोनेंट के लिए ऑपरेटर्स मौजूद हैं। बाकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक बार देख लो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास x या a लेते हैं और a में तुम्हारे पास 5 या 6 स्टोर है। ओके, तो अगर तुम a प्लस प्लस को प्रिंट करते हो, चलो देखते हैं console.log, तुमको भी एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा। सॉरी, ठीक है, और एक क्या, a माइनस माइनस, हालांकि तुमको देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला। ए माइनस माइनस नहीं करते हैं, एक बी बना लेते हैं तुम्हारे लिए, और बी माइनस माइनस करते हैं, तुमको शायद ही कुछ देखने को मिले। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हालांकि यहाँ पे 6 और 6 दिख गया, तुम कहोगे कि कुछ तो हुआ ही नहीं इसको लगाने के बाद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब दोबारा अगर हम लोग ए को console.log करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ए को ही करते हैं और ए प्लस प्लस और ए बी माइनस माइनस वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सॉरी, क्या, बी माइनस माइनस, यहाँ पे देखो यूज किया, क्या हो रहा है, यहाँ पे अब तुमको 7 और 5 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा था। चलो इस चीज को डिस्कस कर ही लेते हैं जब आ गया तो, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ए ए क्या कर रहा है, इसको एक इंक्रीमेंट कर रहा है, जैसा कि नाम ही कहता है इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ए को इंक्रीमेंट कर रहा है +1 से। ओके, प्लस प्लस +1 से ए को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अगर तुम ऐसा लिखते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी, ए प्लस 1, ठीक है, तुम्हारा सेम थिंग है ये और ये, ठीक है। उसी तरह से बी इज इक्वल्स टू बी माइनस 1। ओके, लिख ही देते हैं, और इसको कमेंट्स कमेंट्स करने के लिए हम शॉर्टकट्स क्या यूज कर रहे हैं, VS कोड में चुके हैं तो कंट्रोल, और अगर फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हो तो कमेंट्स हो जाता है। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे, लेकिन जब तुम डायरेक्टली उसका यूज कर रहे थे, जब यहाँ पे किए थे, तो वो क्यों चेंज नहीं हुआ था, तुमको ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा था। तुमको अभी करके दिखा देते हैं, फिर से उस चीज को समझा देते हैं। देखो जरा, अगर हम यहाँ पे ए प्लस प्लस का यूज किए थे तो तुमको 6 ही दिखा था, तुम सोचोगे कि 7 क्यों नहीं हो गया था, है ना, क्योंकि आउटपुट में तो 6 आया। यहाँ देखो, फिर से बी माइनस माइनस का यूज करते हैं, आउटपुट में तुम सोचोगे कि 5 आ जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा 6 ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या है ना, ए को पहले यूज करेगा, ये पहले जो स्टेटमेंट के साथ, जो फंक्शंस के साथ है, उसका वैल्यू को पहले यूज करेगा, ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। बाद में इंक्रीमेंट सब बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये देखो, जब भी प्लस प्लस बाद में हो वेरिएबल नेम के, तो तुम ये सोचना कि उस ए का वैल्यू को, जो अभी करंट वैल्यू है जो कि मेरा 6 है, उसको पहले क्या होगा ना, यहाँ पे यूज होगा, यानी कि console.log 6 को प्रिंट कराएगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि अगर हम नेक्स्ट लाइन में console.log a करते, अगर हम यहाँ पे a को console.log करते, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू a का 7 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रिंट करने के बाद एक इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 इसमें स्टोर हो गया। यानी कि इसको, इस एक लाइन वाले कोड को, यानी कि इस वाले कोड को अगर तुम कमेंट करते हो
तुम इसके बदले ये लिख सकते थे, कंसोल डॉट लॉग ए, और उसके बाद तुम ए इक्वल टू ए प्लस 1। ये दो लाइन मिला के तुम्हारा ये एक अकेला लाइन हो गया है। क्योंकि तुम अभी जैसे कि हम कमेंट कर दिए, इसको अनकमेंट करके तुमको दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पे तो तुम देखोगे कि क्या हो रहा है, ये फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग ए तुम्हारा लाइन 15 पे, ठीक है, क्योंकि ए का यूज करने के बाद यहीं पे यही तुम्हारा फर्स्ट है, तो यहाँ जो कि तुम्हारा 6 आ रहा है लाइन 15 वाला कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो यहाँ पे ये जो 6 है, तुमको ए डायरेक्टली 6 को प्रिंट किया, उसके बाद एक इंक्रीमेंट किए तो, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से ए को प्रिंट किया जो कि 7 तुमको दिया। बी माइनस माइनस तो अभी भी स्टिल तुम्हारा 6 है ही, लेकिन इसी को कमेंट करके, इस दोनों को कमेंट करके अब सिर्फ हम ये लाइन को अनकमेंट करते हैं, और तुम देखो ये सेम थिंग, देखो 7 हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे 6 ही यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 यूज हो रहा है, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि ये 64 वाला, 64 ये 2 वाला है। उसके बाद नेक्स्ट कंसोल ये है, कंसोल ये है। ये लाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 6 ही यूज हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है, जो कि ए में 6 था, और 6 यूज होने के बाद, यानी कि 6 कंसोल पे आउटपुट होने के बाद उसको इंक्रीमेंट किया बाद में, और बाद में चूंकि इंक्रीमेंट हो चुका है, और उसके बाद तुम कहीं भी ए का अगर यूज करते हो तो तुम्हारा अब 7 हो चुका है, जो कि यहाँ पे तुम आउटपुट करवाए उसके नेक्स्ट में, तो तुमको 7 मिल चुका है ना। तो बी के केस में भी वही है कि यहां तक तो बी तुम्हारा 6 ही है, इस लाइन तक, इस लाइन तक बी तुम्हारा 6 है। ओके, लेकिन इसके बाद बी का अगर तुम कहीं भी यूज करते हो तो तुम्हारा क्या होगा, B5 हो चुका होगा। तुम डेमो देख सकते हो, अभी देखो B5 हो चुका है, क्योंकि हम सिर्फ बी को प्रिंट करवाएं तो B5 हो गया। यहाँ तुमको 6 ही यूज किया वो, लेकिन 6 यूज करने के बाद वो क्या किया, उसको डिक्रीज कर दिया। ओके, तो डिक्रीमेंट ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, तुमको 6 यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो तुम देख ही चुके हो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है, कि यूज करने के बाद तुम्हारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक, ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई थिंक इंटीजर डिवीजन काम नहीं किया, डोंट नो व्हाई, वो उसको कमेंट्स की तरह ट्वीट कर रहा था। ऐसा करते हैं, इसको लिख ही देते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट में कोई एरर आ रहा है क्या। एरर आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है मिसिंग आर्गुमेंट आफ्टर, कुछ और है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और देखते हैं सी इज इक्वल्स टू, जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो ये कमेंट्स की तरह यूज हो रहा है, शायद मेरे दिमाग से निकल गया हमको इंटीजर डिवीजन कैसे होता है, जो कि व्हाई नॉट टू गूगल, देखते हैं होता भी है कि नहीं, हमको उतना दिमाग में है भी नहीं। इंटीजर डिवीजन इन जावास्क्रिप्ट तो होता तो था, देखते हैं, ऐसे नहीं, डबल स्लैश इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आई थिंक जावास्क्रिप्ट में डबल स्लैश नहीं है, वो पाइथन में है, चूंकि मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बाकी सारे लैंग्वेजेस से, और ये तुम लोगों के साथ भी होगा अगर तुम मल्टीपल सीख रहे हो तो। ओके, चलो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है। यहाँ देखते हैं अब, ठीक है, तो उसको इग्नोर करो। तो ये तुम्हारे पास ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट, चूंकि ये फाइल सेव नहीं हुआ है तो सेव कर दे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, कौन सा ऑपरेटर था तुम्हारे पास,
कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही देख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर पे आएंगे। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा सा लिखते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, नाम से ही तुमको पता चल रहा होगा, असाइन करने के लिए। जैसे कि ये तुम्हारा इक्वल टू है ना, तो जनरली बाकी सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि ये सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। यही है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी का नाम है असाइनमेंट। ओपी सिर्फ लिखते हैं। ओके, और जब भी तुम डबल इक्वल टू देखोगे तो ये इक्वल टू के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू तुम्हारा वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, डबल इक्वल टू तुम्हारा इक्वल टू के लिए यूज होता है। ओके, तो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू का बात कर रहे हैं। यही है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसी के साथ साथ हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, अब तुम कहोगे कि ये इसके लिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो नहीं, इसके साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं और उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, और अब तुम्हारे पास डबल स्टार इक्वल टू भी है, और मॉडुलस इक्वल टू। तो इसको क्विकली हम लोग देखते हुए चलते हैं, क्योंकि पार्ट बिना समय गवाही होगा। ठीक है, तो न्यू फाइल बनाते हैं और इसको करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जेएस। चलो यहाँ पे नॉट कंसोल डॉट लॉग। तो ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो हम एक x नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, जैसे कि मान लो 20। ओके, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे कि तुम कर सकते हो, जैसे ये लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, ऐसा तुम लिखते हो। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट के बारे में जरा समझने का कोशिश करो। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसको x को इंक्रीज कर रहा है 12 से, और इस वाले x में स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो पहले इधर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद उसको असाइन करेगा, तो पहले ये वाला टोटल वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद x में जाके जो भी आउटपुट इसका आने वाला है उसमें असाइन कर देगा। तो x क्या है अभी, करंट x क्या है मेरे पास, 20 है, और 20 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 32, जो कि जाके x में असाइन होगा। और इसको तुम कंसोल डॉट लॉग करके चेक करोगे तो देखो सब काफी बेसिक सा है, लेकिन फिर भी उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है। 32। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसी को सॉर्ट करने के लिए, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या बनाया गया है, x प्लस इक्वल टू 12, सॉरी 12। ओके, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब x प्लस इक्वल टू लिखते हैं, तो फिर से यही चीज लिखाया है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, जो कि इस बार 32 था, और फिर से जब तुम x प्लस 12 करोगे तो 32 प्लस 12, नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाना चाहिए तुम्हारा, 44। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, इसमें क्या ही दिक्कत होना। ओके, तो अब सिर्फ इतना ही नहीं है तुम्हारे पास, इसी तरह से तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इसी तरह से बाकी सारे भी तुम्हारे पास मौजूद हैं, जैसे कि x माइनस इक्वल टू, और बहुत छोटा डिजिट माइनस करते हैं, तुम्हारे पास है x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, सॉरी, और फिर से करते हैं, फिर x डिवीजन इक्वल टू 4 से करते हैं, फिर x रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है, 3 से करते हैं, किसी से भी कर रहा है, मतलब तुमको समझाने के लिए कर रहा है। अब देखो x एक और तुम्हारे पास है डबल स्टार इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, और यहाँ पे मतलब पावर x इज इक्वल टू एक्स पावर 2, इसी को फिर से देख लो, x इज इक्वल टू एक्स
पावर 2। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में ऊपर वाला लिखें, ये वाला। ठीक है, अब सबको हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं हर एक लाइन में, है ना। अब देखो सबका आउटपुट क्या आने वाला है तुम्हारे पास, देख रहे हो, आउटपुट आ रहा। ओके, तो यहाँ पे तुमको 32 आया। ओके, 32 के बाद तुमको माइनस किए तो 27 आ गया। 27 के बाद क्या हुआ कि इंटू 3 कर दिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, 81 आ गया। फिर 81 को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड किए तो 4 से, तो 20.25 आया। ओके, उसके बाद फिर तुम रिमाइंडर, क्या क्या मजाक है, 3 से रिमाइंडर निकालने का कोशिश किया ना, क्या रिमाइंडर भी उसमें होता है, ना 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 ना। देखो रिमाइंडर हालांकि पॉइंट में तो नहीं आता है, हो सकता है अगर तुम डेसिमल के साथ करते हो तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चलो एक v इज इक्वल टू 15 कर देते हैं, और चलो 16 17 या 14 करते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉरी रिमाइंडर मिले। ओके, और b को इस बार करते हैं। ओके, और p को आउटपुट करते हैं रिमाइंडर के केस में, ताकि तुमको इंटीजर वाला रिमाइंडर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हालांकि तुम समझ रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस बार टू तुमको रिमाइंडर मिला क्योंकि 12 से डिविजिबल है। ओके, और यहाँ पे तुमको x का पावर मिल चुका है। फिर से यहाँ पे भी वही हो गया, तो हम b के साथ कर देते हैं, तो थोड़ा सा तुमको इंटीजरल वैल्यू देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। उनको कोई दुश्मनी नहीं है डेसिमल वैल्यू से। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, यही तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और भी मे भी होंगे, आई डोंट नो, होंगे ही ऑब्वियसली। ठीक है, पर ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा वो है, मोस्टली यूज्ड यही होता है, यूज यही होता है। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, लगे हैं तो मेरा क्या बचा, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन आई थिंक स्पेलिंग सही है, और ऑपरेटर का भी और जेस का भी। ठीक है, okay. बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा, चलो ठीक है। अब ये क्या हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, अब कंपैरिजन तुम लोग जानते होगे कि आखिर कंपैरिजन कहते किसको है। तो इफ इनकेस तुम लोगों को नहीं दिमाग में आ रहा है, तो जरा इस चीज को देखो कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को, जैसे कि इक्वल टू, ओके, जैसे कि अगर a इक्वल टू b है, ऑब्वियसली हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, इसी को कंपैरिजन कहते हैं, कंपेयरिंग a एंड b एंड चेकिंग इफ इट इज इक्वल टू और नॉट। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग जैसे मान लेते हैं क्या a लेस देन b है, ठीक है, ये सब कंपैरिजन है, तुम जान रहे हो इस चीज को। फिर a ग्रेटर देन है या b से, ठीक है, और भी है तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, तो ये सब तुम जान रहे हो ऑब्वियसली। ओके, तो ये सब तुम्हारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। और चलो इसको भी देख लेते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो ऐसा करते हैं ना हम, नहीं क्या ही कॉपी करेंगे, चलो यहाँ पे दो वैल्यू बनाते हैं, ए बनाते हैं, ओके, और ए में रखते हैं क्या, 7, और बी में रखते हैं 5। ठीक है, देखो आज इन सबों को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब आउटपुट तो तुमको सही देने वाला है, पर इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, कुछ बग्स वगैरह निकाल के, तो सब कुछ अच्छे से धीरे धीरे देखने वाला है। तो चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये क्या, हम तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं,
देखो तुम ऑब्वियसली इसका कंडीशन में यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ये तुमको ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा। ए ग्रेटर देन बी अगर है तो तुमको ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, यानी कि बुलियन वैल्यू देने वाला है। एंड आई थिंक ट्रू और फॉल्स ही होगा। ठीक है, और देखते हैं नोड, मेरा क्या नाम है फाइल का, कंपैरिजन ट्रू। ओके, जो कि ट्रू है। ऑब्वियसली तुम देख रहे हो कि ए में 7 है और 5 में क्या है तुम्हारे पास, सॉरी बी में 5, नॉट 5 में बी है। ठीक है, तो कंपेयर करके तुम चेक किए और तुम्हारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देगा। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, लेस देन भी चेक करते हैं, और तुम जान रहे हो कि फॉल्स देने वाला है। अगर कंसोल console if I can write it correctly, log a less than b not c। ओके, और तुम्हारे पास क्या है, क्या a इक्वल टू b। बहुत लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में, बहुतों से बग हो जाता है, क्या a इक्वल टू b है और इतना ही करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे क्या होगा। पहले तो ओके, पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू दिया, ये क्या हुआ, फॉल्स दिया। ये इक्वल टू किया, ए में बी का वैल्यू डाल दिया और तुमको ए को आउटपुट कर दिया। ओके, जो कि 5 हो चुका है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस बात का तुम लोगों को ध्यान देना है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू नहीं है। तो इक्वल टू के लिए तुमको डबल इक्वल टू का यूज करना होगा। इसमें एक और होता है जावास्क्रिप्ट में, ट्रिपल इक्वल टू, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल के लिए देखो, डबल इक्वल टू क्या है, इक्वल टू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर एस बी 7 होता तभी तुम्हारा इक्वल टू ट्रू होता। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, एक बूलियन वैल्यू आ रहा है जो कि ट्रू और फॉल्स है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कंडीशन में चेक करते हैं। फिलहाल के लिए अभी कंडीशन बताए नहीं है, लेकिन डरना नहीं। अगर ऐसे चेक करते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी, अगर ये है तो उसके बाद तुमको कंसोल डॉट लॉग करना है समथिंग समथिंग। ठीक है, नहीं समथिंग क्यों लिखे हैं, हम सीधे लिख देते हैं ए इज ग्रेटर, GREATER होगा ना। ठीक है, तो ऐसा फिलहाल के लिए तुम इस चीज को देखो और तुमको क्या होगा, एज ग्रेटर आउटपुट आ गया। तो अभी मत सोचना कि हम इसको बता चुके हैं। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करता है। तो कंडीशन जब भी इफ वाला ट्रू होता है वो रन करने लगता है। तो ऑब्वियसली जितना भी कंपैरिजन ऑपरेटर है तुमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है ये वाला स्टेटमेंट, तो मेरा कंडीशन रन नहीं करता। तो इसीलिए तुम इस बात का ध्यान देना, फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर रहा है, कि कंपैरिजन ऑपरेटर सारे क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए नॉट इक्वल टू बी का यूज करते हैं तो ये ऑब्वियसली ट्रू दे देगा तुमको। ठीक है, देख लो, ट्रू दिया, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला ट्रू दिया। और भी तुम्हारे पास क्या क्या बताएं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो तुम समझ रहे हो जितने भी तुम्हारे पास हैं, बहुत सारे हैं ना, लेस देन इक्वल टू। ओके, और एक और तुमको मिलेगा console डॉट लॉग ए ट्रिपल इक्वल टू बी। जावास्क्रिप्ट में तुमको ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इसको देख, तो ये फॉल्स दे रहा है और ये भी फॉल्स दे रहा है। ये ट्रू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन है। लास्ट का 3 देखो, हाँ हम ऐसे देख रहे हैं कि लास्ट वाला है, लास्ट वाला लास्ट से 3, तो लास्ट से 3 कंसोल लॉग, हम समझ गए कि ये इसके लिए है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली हमको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ए मेरा ग्रेटर है। लेस देन इक्वल टू है, नहीं है, ना लेस देन है ना इक्वल टू है। तो जब भी हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करना है, तो क्या हो रहा है, हमको दोनों चेक करना होगा। ओके, तो यहां पे ट्रिपल इक्वल टू क्या है, ये क्या होता है ना, इसको बोलते हैं, चलो राइटिंग वाला क्यों निकालेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। ये होता है तुम्हारे पास, एक तो इक्वल टू होना चाहिए एंड इक्वल टाइप भी होना चाहिए। फिलहाल तो टाइप इक्वल है। टाइप इक्वल कहने का मतलब ये नंबर्स तो हैं लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है। तो जैसे ये दोनों हो जाता है, ओके, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही ये इक्वल हो जाएंगे दोनों का दोनों कंडीशन,
तब ये मेरा ट्रू देगा। और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए चलो तुम लोगों को यहाँ पे सी और डी लेके एक सी और डी बनाते हैं, ठीक है। और देखो सी में लिखते हैं हम 5, ठीक है, और डी में भी लिखते हैं 5। तो देखो क्या आउटपुट आता है, लास्ट वाला देखना, ट्रिपल इक्वल टू के लिए आएगा ट्रू आया। ओके, तो ये क्या है ना, ये भी तुम्हारा डबल इक्वल टू के तरह ही है, क्योंकि अगर अगर तुम अभी सी और डी को डबल इक्वल टू के साथ यूज करते तो वो भी तुम्हारा ट्रू ही देता। देखो console डॉट लॉग सी डबल इक्वल टू, और अभी तुमको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखो दोनों तुमको ट्रू दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, ये ना ही इंटीजरल वैल्यू चेक करता है बल्कि उसको टाइप भी चेक करता है, मतलब वैल्यू भी देखता है उसका और टाइप भी देखता है। और इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, जब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे 5 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वो एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है, डी। ओके, डी एक स्ट्रिंग की तरह यूज हो रहा है। और जरा देखो इस चीज को, जब हम आउटपुट करवा के देखते हैं तो पहला इक्वल टू तो तुमको ट्रू दे रहा है, देख रहे हो, लास्ट से सेकंड, ये लास्ट है, ये लास्ट से सेकंड, ये तुमको ट्रू दे रहा है ना। और तुम कहोगे कि ये ट्रू कैसे है, तो इसका वैल्यू क्या है, 5। इसका वैल्यू, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा एडवांस है इस मामले में कि ये जो है ना इसके वैल्यू को ट्रीट कर रहा है कंपैरिजन के वक्त। ओके, इसके वैल्यू को देख रहा है कंपैरिजन के वक्त, क्योंकि इंटीजर का कंपैरिजन वो इंटीजर से करना चाह रहा है। तो जब भी हम कंपैरिजन नॉर्मल डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो उसके वैल्यू को चेक कर रहा है और देख रहा है कि हाँ भाई 5 तो है ना, तो 5 तो है। अब इसी केस में ये इसको इक्वल कर दिया, लेकिन ये ट्रिपल इक्वल टू ना सिर्फ वैल्यू देख रहा है बल्कि इसका टाइप भी चेक कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो नंबर्स हैं और ये क्या है, स्ट्रिंग है। और तुमको ये टाइप चेक करने के लिए हम तुमको बता चुके हैं पहले से भी, ठीक है। टाइप ऑफ का यूज करोगे, और अगर तुम सी का टाइप चेक करना चाहो, और सॉरी डी का टाइप चेक करना चाहो, तो देखो एक तुम्हारे पास नंबर है और एक तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, तो टाइप तुम्हारा इक्वल तो है नहीं, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो टाइप इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब भी कंपैरिजन करो इंटीजर और स्ट्रिंग का, या जनरली क्या करो ना, जब भी तुम जानते हो तुम्हारा कंपैरिजन मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मान लो कैलकुलेटर बना रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम चेक करना चाहोगे कि तुम्हारा कंपैरिजन में ट्रिपल इक्वल टू का यूज करो, कि क्योंकि इफ इन केस अगर वो इसको दे देता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है तो मेरे को एरर फेस करना पड़े, मतलब एरर दे, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा सिनारियो मिल जाएगा जहां तुम इसका यूज करने वाले हो टाइप चेकिंग करने के लिए। फिलहाल के लिए अभी नहीं देखेंगे, बाद में हम लोग कुछ बड़ा कोड लिखेंगे तो अच्छे से तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और इससे बड़ा कोड लिखना अभी हम लोग सीखे भी नहीं हैं, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग ही चेक कर रहे हैं, ना कंडीशंस पर है, ना लूप पर है, ना फंक्शंस पर है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत है तो पूछो, हम 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम लोग नहीं जानते होगे, क्योंकि ये सारे के सारे बाकी सारे लैंग्वेजेस की तरह हैं, ठीक है। तो अभी तो पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ बाकी थे, लेकिन फिलहाल के लिए आज यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आई थिंक 1 आवर हो ही चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और तुम लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे कि प्लस बताए हैं तो इसका और भी यूज दिखाएंगे, ठीक है। और भी नंबर से रिलेटेड स्टफ देखने वाले हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास होपफुली सारा का सारा नंबर्स पे आधारित होगा, है ना। और टाइम बचा तो और भी कुछ देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर तुम लोगों को कोई डाउट होता है तो तुम लोग इन्फॉर्म कर देना, और नहीं तो वीडियोस अपलोड होगा, तुम कमेंट्स में भी डाउट लिख सकते हो, ठीक है, या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ो अच्छे से, जस्ट
अपलोड कर देते हैं अभी ही गिटहब पे। ओके, तो कोड तुमको वहाँ पे मिल ही जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं परसों होंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।